आज आ पाया फिर, और आते ही सबसे पहले मतलब डिस्कशन ही की है। तो सॉरी, वैसे तो देखो इंडिगो की गलती है, लेकिन कायदे से देखो हो जाना चाहिए था डिस्कशन। खैर, 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे? पहला इशू आज हम डिस्कस करेंगे पुलिस रिफॉर्म से संबंधित। दूसरा इशू आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा? दूसरा इशू आज हम डिस्कस करेंगे महाड़ सत्याग्रह से संबंधित। और तीसरा इशू आज हम एसिड अटैक से संबंधित डिस्कस करेंगे। बढ़िया बढ़िया आर्टिकल हैं, एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पुलिस रिफॉर्म्स से संबंधित है, और ये आर्टिकल लिखा है प्रकाश सिंह ने। ये देखो वही फॉर्मर डीजीपी है जिन्होंने ना 2006 में सुप्रीम कोर्ट में पुलिस रिफॉर्म्स का लैंडमार्क जो केस है वो जीता था। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए 7 गाइडलाइंस जारी की थी। तो इनकी बात सुनना यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए एक प्रकार से भगवत गीता का ज्ञान सुनने के समान है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो देखो, इस आर्टिकल में ना हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पुलिस से संबंधित अपना जो रिसेंट विजन है वो व्यक्त किया। इसके अलावा पुलिस से रिलेटेड कॉलोनियल लीगेसी ये हम डिस्कस करेंगे। फिर हम कोर इश्यूज डिस्कस करेंगे, जैसे पुलिस के ऊपर जनता विश्वास नहीं करती, एफआईआर की प्रॉब्लम्स हैं, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी खराब है। फिर मॉडर्न सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जैसे देखो टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक्स और 3rd डिग्री का खात्मा। और फिर चौथे नंबर पे हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, यानी प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 गाइडलाइंस जारी की थी ना, उनका एनालिसिस। और सबसे लास्ट में मीडिया और पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कंटेक्स्ट से। रिसेंटली ना प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में डीजीपी और आईजीपी इन सभी ऑफिसर्स की ना एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। उन्होंने एक सिंपल बात बोली, अगर देखो इंडिया को विकसित भारत बनना है ना, तो पुलिस का जो परसेप्शन है जनता के बीच में, जनता के मन में, वो परसेप्शन बदलना होगा। यहां पे देखो आप ना इकोनॉमी वर्सेस सिक्योरिटी का कंसेप्ट समझो। इकोनॉमी वर्सेस सिक्योरिटी। देखो, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बिना स्ट्रॉन्ग नींव के नहीं टिकी रह सकती। उसी प्रकार से हमारे देश की जो इकोनॉमी है तभी ग्रो करेगी जब देखो लैंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होगा। इन्वेस्टर वहां पे पैसा नहीं लगाता जहां पे सेफ्टी ना हो। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है इतिहास में। आज देखो आजादी को ना 78 ईयर्स पूरे हो गए, लेकिन देखो आज भी हम वही पुलिस फोर्स चला रहे हैं जो 78 ईयर्स पहले चला रहे थे। मतलब आज भी पुलिस काम करती है 1861 के पुलिस एक्ट के तहत। अंग्रेजों ने यह एक्ट बनाया था, पुलिस एक्ट, और इस एक्ट के तहत आज भी अलग अलग राज्यों की जो पुलिस फोर्स है काम करती है। अब एक बात आप अपने आप से पूछो, अंग्रेजों ने पुलिस क्यों बनाई थी? अंग्रेजों ने देखो पुलिस पब्लिक की सेवा करने के लिए थोड़ी ना बनाई थी। उनको देखो अपने इंपीरियल इंटरेस्ट को बचाना था, अपने राज को वो बचाना चाहते थे, अपने इंटरेस्ट को वो बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पुलिस फोर्स बनाई थी। उनका जो मॉडल था, उनका मॉडल था रूलर एंड सब्जेक्ट का, मतलब राजा एंड प्रजा, कि हम लोग तो राजा हैं और इंडियंस हमारी प्रजा हैं। तो इस उद्देश्य को सर्व करने के लिए उन्होंने पुलिस बनाई थी। बट आज देखो हम डेमोक्रेसी में हैं। आज हमें देखो सर्विस ओरिएंटेड पुलिस फोर्स चाहिए। आज हमें फोर्स ओरिएंटेड पुलिस फोर्स नहीं चाहिए। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको आंसर में यूज करने हैं। वी नीड सर्विस ओरिएंटेड पुलिस फोर्स, ना कि फोर्स ओरिएंटेड पुलिस फोर्स। समझे? अब देखो प्रधानमंत्री मोदी ने ना ये भी बोला कि यूथ के बीच में ना पुलिस की जो इमेज है वो बदलनी होगी। बट देखो ट्रस्ट ऑर्डर देने से नहीं आता। जो पब्लिक ट्रस्ट है ना वो अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है पब्लिक ट्रस्ट। ग्राउंड रियलिटी क्या है आप ना सोच के देखिए। एक पुलिस स्टेशन में आप जाते हो, वहां का इन्वायरमेंट कैसा होता है? अक्सर वहां पे देखो इनडिफरेंस और रूडनेस आपको देखने को मिलेगी। आप बोलोगे मुझे एक एफआईआर लिखवानी है। अच्छा, क्या हुआ है, क्या कर रहे थे वहां पे? मतलब इस प्रकार से रूडनेस अक्सर आप पुलिस फोर्स में देखते हो। तो इस वजह से एक आम आदमी जो है ना वो पुलिस स्टेशन जाने से डरता है। सबसे पहले ना पुलिस को अपना जो एटीट्यूड है ना वो बदलना होगा। आप आम आदमी से ना
आम औरत से, आम आदमी से कर्टसी से बात करो, पोलाइटली बात करो, पेशेंस के साथ उनकी बात सुनो, रिस्पेक्टफुली एक्सप्लेनेशन दो, जैसे प्राइवेट कंपनीज में प्राइवेट एम्प्लॉयज करते हैं, कुछ कुछ वैसे ही। तो ये छोटे छोटी जो हरकतें हैं ना, वो कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करेंगे। और देखो, जानते हो एक चीज, सबसे ज्यादा गुस्सा जानते हो पब्लिक में कब आता है? जब देखो पुलिस जो है वो एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देती है। इसे कहते हैं बर्किंग ऑफ क्राइम। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बर्किंग ऑफ क्राइम। अब बोलोगे सर ये बर्किंग ऑफ क्राइम क्या होता है? बर्किंग ऑफ क्राइम मतलब क्राइम को छुपाना ताकि डेटा अच्छा दिखे। मतलब पुलिस नहीं चाहती है हमारे थाने में ज्यादा एफआईआर रजिस्टर हो, क्योंकि ज्यादा एफआईआर रजिस्टर होंगी तो इसका मतलब यह दिखेगा कि हाँ, इनके पुलिस स्टेशन के अंदर ज्यादा क्राइम होता है। तो इस वजह से विक्टिम को ना कई बार भगा दिया जाता है। जब विक्टिम को भगाया जाता है तो फिर उसका जो सिस्टम के ऊपर से भरोसा है ना, वो हट जाता है। अब यहां पे देखो टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आप एक काम करो, ऑनलाइन एफआईआर फाइलिंग का प्रोविजन कर दो कि स्टेशन जाने की जरूरत ही ना पड़े, ऑनलाइन एफआईआर फाइल की जा सके। इसके अलावा CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ना, ये ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा पूरे सिस्टम में, कहां पे क्राइम हुआ, उसकी ट्रैकिंग क्या स्टेटस पे है, सारी चीजें। फिर नेक्स्ट है CCTV मॉनिटर्ड रूम्स। मतलब अगर देखो ऑफिसर मना करे ना तो वो रिकॉर्ड हो जाए, इसलिए हर पुलिस स्टेशन में हर कोना CCTV से मॉनिटर होना चाहिए। तो ये 3 चीजें करने की आवश्यकता है। तो लीडरशिप को ना क्लियर मैसेज देना होगा कि अगर आप एफआईआर फाइल करने से डिले करते हो, एफआईआर फाइल करने में, या फिर रिफ्यूज करते हो, मना करते हो, तो आपके खिलाफ में ना स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। फिर नेक्स्ट इशू है इन्वेस्टिगेशन का। देखो पुलिस का काम सिर्फ ना पकड़ना नहीं है, जस्टिस दिलाना भी है। लेकिन आजकल इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है? शॉर्टकट्स वाली। पुलिस ना मार पीट के ना प्रेशर डाल के जो आरोपी होते हैं उनसे कन्फेशन ले लेती है। लेकिन देखो कोर्ट में वो जो आरोपी है ना वो मुकर जाते हैं। और ये गलत देखो इसलिए भी है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। कोर्ट में ये एविडेंस जैसे मैंने आपको बताया टिकते नहीं है, और रियल जो कल्प्रिट है, रियल जो अपराधी है वो बच जाता है। जबकि देखो हमें चाहिए साइंटिफिक अप्रोच। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके क्राइम सोल्व किया जा सकता है, डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रैक किए जा सकते हैं, डेटा देखकर क्राइम प्रिडिक्ट किया जा सकता है। दूसरे देश ये सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य जो हैं अभी पीछे हैं। और अभी ना सरकार नए कानून लेके आई है, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब ये जो नए कानून है ना, जैसे भारतीय न्याय संहिता या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनमें देखो अब प्रोविजन किया जा रहा है कि 7 साल से ज्यादा सजा वाले क्राइम है ना, वहां पे पुलिस फोर्स पुलिस फोर्स बोल रहा हूं, वो फोरेंसिक टीम जो है, फोरेंसिक टीम स्पॉट पे जरूर जाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। कौन सी जगहों पे? ऐसे क्राइम्स जहां पे 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। फिर देखो कस्टोडियल वायलेंस की बात करते हैं। कई बार ना पुलिस कस्टडी में काफी वायलेंस किया जाता है पुलिस फोर्स के द्वारा, इससे ना पब्लिक ट्रस्ट टूट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्लियर कहा है हर पुलिस स्टेशन में CCTV लगना चाहिए। अब इसे इंप्लीमेंट करना ना ऑप्शन नहीं है, मजबूरी होनी चाहिए। लास्ट में फिर प्रकाश सिंह ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। वो कहते हैं देखो स्ट्रक्चर अगर जब तक हम पुलिस फोर्स का नहीं बदलेंगे ना, कुछ नहीं बदलेगा। यहां पे स्ट्रक्चर बदलने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स का जो इंटरफेरेंस है ना पुलिस फोर्स के अंदर, वो बदलना चाहिए। अक्सर देखो पॉलिटिशियंस ट्रांसफर और पोस्टिंग को कंट्रोल करते हैं, और इससे जो पुलिस है वो रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल ऑफ पॉलिटिक्स फॉलो करती है, पॉलिटिशियंस के कहने पे चलती है। फिर प्रकाश सिंह बताते हैं कि 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्शंस दिए थे ना, आज भी वो जो डायरेक्शंस है वो ढंग से लागू नहीं हुए हैं। कौन से वो डायरेक्शंस थे वो भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूं, ताकि जल्दी से आपको याद हो जाए, क्योंकि ये तो जरूर लिखने हैं। पहला है स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, ये देखो बफर बॉडी बनाने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि सरकार पुलिस पर गलत प्रेशर ना डाल सके। फिर दूसरे नंबर पे फिक्स्ड टेन्योर
डीजीपी और जो फील्ड ऑफिसर्स है ना, उनके टेन्योर को फिक्स करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, कम से कम 2 साल, ताकि वो बिना ट्रांसफर के डर से काम कर सके अच्छे से। तीसरा है सेपरेशन ऑफ विंग्स। जैसे देखो, लैंड ऑर्डर के लिए अलग पुलिस फोर्स होगी और इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग होगी, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पुलिस ऑफिसर आज लैंड ऑर्डर संभाल रहा है, भीड़ कंट्रोल कर रहा है, वही कोई केस भी संभाले हुए है, नहीं। क्योंकि देखो, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना शांति चाहिए, भीड़ संभालने में टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता है, इसलिए दोनों विंग अलग अलग होनी चाहिए। चौथा, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए ना ये बोर्ड काम करेगा और मिनिस्टर्स नहीं डिसाइड करेंगे कि किसकी ट्रांसफर कहां होगी, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। इसे देखो लेकिन लागू नहीं किया गया। 5वां, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। देखो, आप पुलिस फोर्स से ना 21वीं सेंचुरी के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उनको 20वीं शताब्दी का दिया हुआ है, तो ये नहीं चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अच्छा देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज और यहां पे जो राइटर बोलते हैं, देखो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, जैसे मैन पावर ज्यादा होनी चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए, व्हीकल्स बेटर हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, वर्ल्ड क्लास फोरेंसिक लैब्स हो, साइबर यूनिट हो। देखो, एक ऑनेस्ट ऑफिसर ना तभी काम करेगा जब उसे रिसोर्सेज मिलेंगे और सिस्टम उसे प्रोटेक्ट करेगा। अगर सिस्टम उसे प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा ऑनेस्टी से काम करने के लिए, तो फिर वो काम नहीं करेगा। फिर लास्ट में जो राइटर बात बोलते हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी पुलिसिंग एंड मीडिया का रोल। कम्युनिटी पुलिसिंग एंड मीडिया का रोल, ये देखो, ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बस वहां पे बता दिए स्लाइड में, अदरवाइज हैं, मैंने प्लेन पेपर लेके बता दिए, वैसे स्लाइड में सारे पॉइंट्स हैं। राइटर बोलते हैं, देखो पुलिस अकेले काम नहीं कर सकती, ट्रस्ट जो होता है वो 2 वे स्ट्रीट होता है। पुलिस को ना पब्लिक के साथ मिक्स होना पड़ेगा नॉन क्राइम कंटेक्स्ट में। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, यूथ क्लब्स हैं, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं, ट्रैफिक ड्राइव्स हैं। जब देखो बच्चा पुलिस को हेल्प करते हुए दिखेगा ना, तो डरेगा नहीं, रिस्पेक्ट करेगा। अब केरला का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम था जन्म मैत्री सुरक्षा प्रोजेक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल है, सिटीजन्स पुलिस की हेल्प करते हैं तो फिर पुलिस फोर्स के ऊपर उनका ट्रस्ट बढ़ता है। और देखो, एज ए सिटीजन्स ना हमारी भी ड्यूटी है कि हम कोऑपरेट करें, ट्रैफिक रूल्स माने, कोर्ट में गवाह बने। सिर्फ सिस्टम को गाली देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सिस्टम को गाली देने से देश विकसित नहीं बनेगा, हमें भी सहयोग करना पड़ेगा। और मीडिया का रोल भी बहुत बड़ा है। देखो, मीडिया परसेप्शन बनाता है और बिगाड़ता भी है। तो मीडिया आमतौर पे ना खबर को सनसनीखेज करके दिखाता है, तो इससे क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। मीडिया को वॉचडॉग बनना चाहिए, गलत को एक्सपोज करो लेकिन अच्छे काम को भी दिखाओ। पुलिस की ब्रेवरी यानी बहादुरी और इनोवेशन की जो स्टोरीज है ना, वो भी दिखानी चाहिए मीडिया को। तो देखो, बात वही है कि पुलिस रिफॉर्म, हमें आज की जरूरत है पुलिस रिफॉर्म्स को लेके आना। पुलिस को प्रोफेशनल और सेंसिटाइज करना होगा। और प्रकाश सिंह जो रिफॉर्म्स हैं जो आए थे 2006 के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए थे, उनको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना होगा। और पुलिस पब्लिक को ना पार्टनर समझे, दुश्मन ना समझे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, महाड़ सत्याग्रह के बारे में है। और आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। और देखो, ये जो महाड़ सत्याग्रह है ना, ये देखो हमारे संविधान की ना फाउंडेशन है। अक्सर देखो हम ये सोचते हैं कि संविधान 1946 में बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन देखो ये गलत है। संविधान में जो मोरालिटी है ना, संविधान में जो एथिक्स हैं, वो देखो 10 को पहले शेप होने स्टार्ट हो गए थे। कैसे, उस पे हम आज फोकस करेंगे। इस आर्टिकल में ना हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे महाड़ सत्याग्रह का बैकग्राउंड क्या है, और मतलब रेजोल्यूशन क्या था इस सत्याग्रह में, महाड़ 1.0, महाड़ 2.0, और जिस हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की जो इस सत्याग्रह से आया, उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ना आप लोकेशन को समझो। महाड़ देखो बॉम्बे प्रोविंस का ना एक तहसील था, छोटा सा तहसील था। ये ना एक इकोनॉमिक हब था। अब यहां से जो मजदूर थे ना, वो देखो बॉम्बे की फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जाते थे। बट देखो यहां पे सोसाइटी कैसी थी उस समय,
महाड़ की सोसाइटी उस समय कैसी थी? बहुत ज्यादा कास्टिश थी, मतलब अनटचेबिलिटी यानी छुआछात अपने बिल्कुल पीक पर था। अब ना आप सोच के देखो, एक पब्लिक टैंक है जिसका नाम है छवादार टैंक। अब यहां पे ना जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन एक दलित इंसान वहां पे पानी नहीं पी सकता। तो ये ना सिस्टमिक एक्सक्लूजन था, सो कॉल्ड, मतलब नाम दे दिया गया कि ये अनटचेबल्स हैं, इंसान के साथ इंसान का भेदभाव। बात देखो यहां पे ना पानी पीने का नहीं था कि हाँ भाई आप लोग पानी नहीं पी सकते, आप दलित हो। यहां पे इशू था डिग्निटी का, इंसान की डिग्निटी का। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय डिसाइड किया कि वो ना यहां पे ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा जो मूवमेंट है ना वो लॉन्च करेंगे। और ये जो मूवमेंट था ना, मतलब मूवमेंट की जो स्पार्क थी ना, यानी चिंगारी थी, वो 4 साल पहले यानी 1923 में ही स्टार्ट हो गई थी, 1923 में। और मूवमेंट हवा में नहीं शुरू हुआ था, मूवमेंट का एक लीगल बेस था। क्या था वो लीगल बेस? देखो अगस्त 1923 में ना बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक लीडर थे जिसका नाम था एस.के. बोले। ये देखो एस.के. बोले, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करवाया था बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और वो रेजोल्यूशन क्या था? रेजोल्यूशन कहता था सरकारी फंड से जो भी जगह बनी है, चाहे स्कूल हो, कोर्ट हो, वेल्स हो, टैंक्स हो, सरकारी फंड से जो भी प्लेसेस बने हैं ना वो सबके लिए ओपन होने चाहिए। अब ये जो रेजोल्यूशन था ना, ये देखो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के ऊपर ना एक हमला था। गवर्नमेंट ने हाँ बोल दिया था, समझ रहे हो? ये जो चीज थी ना कि हाँ जो सरकारी फंड से चीजें बनी हैं, प्लेसेस बने हैं, वो सब के लिए ओपन। तो ये सो कॉल्ड छुआछात के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा कदम था और सरकार ने इसे हाँ बोल दिया था। लेकिन सोसाइटी ने इसे नहीं माना था, सोसाइटी ने इसे माना नहीं था इस 1923 के रेजोल्यूशन को। और यहां पे देखो हीरो का रोल आता है। देखो यूपीएससी में ना अक्सर हम बड़े नाम याद रखते हैं, लेकिन ग्राउंड वर्कर्स को भूल जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है वो बड़े हीरोज पे क्वेश्चन पूछता है, छोटे हीरोज पे कई बार क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन देखो 2 नाम यहां पे ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है गोरेगांव और दूसरा है दसगांव। गोरेगांव और दसगांव। अब यहां पे एक लीडर थे रामचंद्रा चंदोरकर, ये कास्ट लीडर थे। ये देखो नाम आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, रामचंद्रा चंदोरकर। अब इन्होंने हिम्मत दिखाई उस समय, उन्होंने देखो पब्लिक रिजर्वर में पानी पिया। रिजल्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 1923 में रेजोल्यूशन आ गया था, लेकिन सोसाइटी नहीं मान रही थी। तो विलेजर्स ने ना उस दलित का, मैं तो सो कॉल्ड दलित बोलूंगा, मतलब उनका घर जला दिया, रामचंद्रा चंदोरकर का घर जला दिया। लेकिन उसी समय एक और नाम आप याद रखना, आर.बी. मोरे। ये देखो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने ना डॉक्टर अंबेडकर को महाड़ आने को इनवाइट किया कि प्लीज आप आइए। देखो यहां पे कैसे कम्युनिस्ट मूवमेंट एक तरफ और दलित मूवमेंट दूसरी तरफ, दोनों कैसे कन्वर्ज हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा मूवमेंट का बेस यहां पे बन रहा है। आप यहां पे आइए। फिर आप ना एक डेट याद रखो, ये वाली डेट क्या थी? डेट थी 20 मार्च 1927। डॉक्टर अंबेडकर अपने हजारों फॉलोअर्स को इकट्ठा करते हैं और वो इस महाड़ जगह पे पहुंचते हैं। अब ये लोग कैसे थे? इनके पास देखो खाने को ज्यादा नहीं था। जो डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर थे, जो उनके कहने पे इकट्ठा हुए थे, खाने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। हाथ में लाठी थी सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन आंखों में एक उम्मीद थी कि इस छुआछात नामक बीमारी से हमें छुटकारा मिलेगा। तो वो कहां पे गए? वो देखो छवादार टैंक गए, जहां पे दलित को पानी पीने से रोका गया था। वहां पे जाके डॉक्टर अंबेडकर ने ना छवादार टैंक से पानी पिया। और सिर्फ पानी नहीं पिया, सदियों पुरानी जो परंपरा थी, सदियों पुरानी जो बेड़ियां थी, उनको तोड़ दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। लेकिन रिएक्शन कैसा हुआ? गांव वालों का रिएक्शन कैसा था? देखो गांव के जो अपर कास्ट के लोग थे ना वो वायलेंट हो गए। अफवाह फैला दी गई कि जो दलित हैं वो मंदिर में घुसने वाले हैं। सत्याग्रहियों के ऊपर अटैक हुआ, मतलब डॉक्टर अंबेडकर के जो फॉलोअर्स थे उनके ऊपर हमला हुआ। उन्हें देखो पानी ना खरीद के पीना पड़ा।
और सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन जानते हो क्या था? सत्याग्रह के बाद में ना, इस महाड़ सत्याग्रह के बाद में जो उस गांव के अपर कास्ट के लोग जो थे ना, उन्होंने टैंक का शुद्धिकरण किया, प्यूरिफिकेशन किया। मतलब गोबर और गोमूत्र से उस टैंक का शुद्धिकरण किया गया। क्यों? क्योंकि इंसानों ने उस टैंक को छू लिया था। सोच के देखो कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है। यही मोमेंट था कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने यह डिसाइड किया कि अब नहीं रुकना है, मतलब अब तो इस बीमारी को खत्म करके ही रहना है। तो देखो उस समय ना डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक इमोशनल लीडर नहीं बने, वो एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक जीनियस भी थे। अक्सर हम गांधी जी के बारे में तो डिस्कस करते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी कैसी थी, किस प्रकार से उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया, लेकिन देखो दूसरे लीडर्स की स्ट्रेटेजीज जो थी उनके बारे में हम कम बात करते हैं। तो उस समय ना, मतलब इस सत्याग्रह के बाद में, यानी महाड़ 1.0 के बाद में, उन्होंने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। वैसे आप ये चीजें ना याद कर लेते हो वैसे ही प्रीलिम के लिए कि हाँ भाई कौन से लीडर ने कौन सा न्यूज़पेपर लॉन्च किया, लेकिन कंटेक्स्ट शायद आपको जानने को भी नहीं मिलता कि किस कंटेक्स्ट में उस लीडर ने ये न्यूज़पेपर लॉन्च किया था। तो सोच के देखो, बहिष्कृत भारत जो है ये डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय लॉन्च किया था महाड़ सत्याग्रह 1.0 के बाद में। और इस न्यूज़पेपर में उन्होंने डेमोक्रेटिक ट्रुथ को लिखना स्टार्ट किया और बाद में अपर कास्ट के लोगों ने कोर्ट में जाके केस कर दिया। उन्होंने क्लेम किया कि छवादार टैंक जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने पानी पिया था। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया। अब बाबा साहब के पास में ना एक चैलेंज था, अगर वापस पानी पीते तो कोर्ट का कंटेम्प्ट होता, और वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में बिलीव करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोर्ट की मैं अवमानना करूं, यानी कोर्ट का जो कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जो ऑर्डर आया है, उसका मैं डिसरिस्पेक्ट करूं। तो उन्होंने ना अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। और यहीं से फिर महाड़ सत्याग्रह 2.0 की शुरुआत होती है। यहीं से महाड़ सत्याग्रह 2.0 की शुरुआत होती है। और डेट क्या थी? डेट थी 25 दिसंबर 1927। 25 दिसंबर 1927। सोच के देखो, आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? महाड़ 1.0 मार्च में लॉन्च किया, फिर पानी पी लिया उन्होंने और कोर्ट में केस कर दिया प्रकाश के लोगों ने, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, फिर उन्होंने स्ट्रेटेजी बदल दी और दिसंबर में ही 1927 के दिसंबर में ही महाड़ 2.0 लॉन्च कर दिया। आप पूछोगे सर क्या हुआ इस दिन? अब देखो ये इस दिन क्या हुआ, इस दिन ना डॉक्टर अंबेडकर और गंगाधर सहस्त्रबुद्धे दोनों ने ना अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ना मनुस्मृति को जलाना स्टार्ट कर दिया। अब इस दिन को उन्होंने मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया, क्योंकि देखो मनुस्मृति जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई करती थी, और मनुस्मृति जो है वो औरतों को शूद्रास के बराबर मानती थी। अब यहां पे देखो डॉक्टर अंबेडकर ने ना जेंडर इक्वलिटी की भी बात कही। उन्होंने औरतों को एड्रेस किया, महिलाओं को एड्रेस किया, और ये बोला कि ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई सिर्फ मैन की नहीं है, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। उन्होंने इस लड़ाई को यानी महाड़ सत्याग्रह 2.0 को कंपेयर किया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये था ना। लेकिन देखो इवन वहां भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी महिलाओं को राइट्स नहीं मिले थे। वहां पे मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने आवाज उठाई थी वुमेन राइट्स के लिए। लेकिन महाड़ सत्याग्रह कैसे अलग था फ्रेंच रेवोल्यूशन से? महाड़ सत्याग्रह में ना मैन और वुमेन दोनों शामिल थे। तो इस लिहाज से देखें तो बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी बढ़िया सत्याग्रह था ये। डॉक्टर अंबेडकर का जो नेशनलिज्म है ना, वो जेंडर्ड नेशनलिज्म था। आप पूछोगे सर ये जेंडर्ड नेशनलिज्म क्या होता है? मतलब राष्ट्र तभी बनेगा जब औरतें बराबर होंगी, ये मतलब है जेंडर्ड नेशनलिज्म का। उन्होंने एक बात बोली, हमारे प्रिंसिपल्स बुद्धिज्म से आए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं आए हैं। और बुद्धिज्म में ना मैत्री यानी जो फ्रेटर्निटी है ना, भाईचारा है, वो सबसे ऊपर है। तो ये बात उन्होंने बोली। अब ये चीजें देखो आप आंसर राइटिंग में ना यूज कर सकते हो। अब
इस आर्टिकल के पॉइंट्स आप कई कई इश्यूज में यूज कर सकते हो, जैसे डॉक्टर अंबेडकर के व्यूज वुमेन के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के व्यूज रेवोल्यूशन के बारे में, अलग अलग जगह यूज कर सकते हो। और देखो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, आर्टिकल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर आते हैं। महाड़ सत्याग्रह जो था ना, अब इस सत्याग्रह ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे शेप किया। देखो आप सिंपल एग्जांपल से समझो, महाड़ सत्याग्रह एक लेबोरेटरी था और कॉन्स्टिट्यूशन उसका फाइनल प्रोडक्ट। आप पूछोगे कैसे, जैसे देखो आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 क्या है? आप बोलोगे सर हमको पता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसका सीधा लिंक महाड़ के पानी पीने के हक से है। महाड़ में जो देखो डिग्निटी मांगी गई, उसकी गारंटी आर्टिकल 17 ने दी अनटचेबिलिटी को बैन करके, है ना सीधा सीधा कोरिलेशन। अब इसके बाद देखो आर्टिकल 14 है, हमारे संविधान का आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी। अब देखो जो 1923 में बोले रेजोल्यूशन था बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि गवर्नमेंट जो प्लेसेस हैं जो सरकारी फंड से बने हैं वहां पे वो प्लेसेस सबके लिए ओपन होंगे, अरे वही तो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की स्पिरिट क्या है? 1923 का बोले रेजोल्यूशन है। फिर आर्टिकल 21 की बात कर लीजिए। आर्टिकल 21 क्या है संविधान का? राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने यह बोला था, वी आर नॉट गोइंग टू छवादा टैंक टू ड्रिंक वाटर, वी आर गोइंग टू असर्ट दैट वी आर ह्यूमन बींग्स। मतलब हम छवादार टैंक जो जा रहे हैं वो पानी पीने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम ये असर्ट करने के लिए जा रहे हैं कि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी भी डिग्निटी है। तो इसी से प्रेरित होके तो संविधान में आर्टिकल 21 आया, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। देखो महाड़ सत्याग्रह ने ना ये सिखाया, अगर सोशल मोरालिटी करप्ट है, मतलब समाज में दिक्कत है, कास्टिज्म है, तो फिर देखो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चाहिए जो समाज की गलती को ठीक कर सके। समझ रहे हो? समाज अनटचेबिलिटी में विश्वास कर रहा था, उसे ठीक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आवश्यकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दिखी आर्टिकल 17 में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दिखी आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 21 में। सोशल मोरालिटी की कमी को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। थोड़ा डीप पॉइंट है, ध्यान से समझ गए ना? तो देखो इसीलिए ना 25 दिसंबर को आज हम इंडियन वुमेन लिबरेशन डे भी बनाते हैं, क्योंकि उस दिन मनुस्मृति का दहन हुआ था। और लास्ट में देखो राइटर कंक्लूड करते हुए कहते हैं, महाड़ सत्याग्रह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, ये इंडिया के आइडिया को बनाने की ना शुरुआत थी कि इंडिया कैसा होगा। अक्सर हम इतिहास में सोल्ट सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन महाड़ सत्याग्रह जो था वो एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स मूवमेंट था। और इस मूवमेंट ने इस्टेब्लिश किया कि पॉलिटिकल आजादी से पहले हमें सोशल आजादी चाहिए। बिना सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है। तो ये बहुत बढ़िया आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना आप एक चेहरा इमेजिन करो। एक यंग लड़की का चेहरा है जिसकी एज है 26 साल। वो एमबीए के लिए पढ़ रही है, आंखों में सपने हैं। नाम है शाहीन मलिक और ईयर है 2009। ईयर है 2009। हरियाणा में ऑफिस के बाहर खड़ी है, अचानक उसके ऊपर एसिड फेंका गया। एक पल में देखो पूरी जिंदगी बदल गई। चेहरा जल गया पूरी तरह से, आंखें बुरी तरह से प्रभावित हुई। लेकिन देखो असली दर्द जब स्टार्ट हुआ तो बल्कि इससे भी डरावना था। वो था सिस्टम का दर्द। सिस्टम का दर्द कैसा था? 2009 से लेकर 2013 तक, यानी 4 साल तक कुछ हुआ ही नहीं। मतलब उस लड़की की, शाहीन मलिक की पूरी जिंदगी खराब हो गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। केस हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफर हुआ। लेकिन देखो आज 2025 आ गया है, 16 साल बीत गए हैं। कैन यू बिलीव? 16 साल। अभी भी देखो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं इस केस में। आप बताइए क्या ये जस्टिस है? बिल्कुल नहीं।
और इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरह से भड़क गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ना सुनवाई की थी इस केस में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने देखो क्लियरली कहा ये तो सिस्टम का मजाक है पूरी तरह से, इट इज मॉकरी ऑफ सिस्टम। कोर्ट ने ये कहा कि मतलब आपके मन में सिंपैथी की कोई जगह ही नहीं है क्या? मतलब कैसे आपने इस केस को इतना ज्यादा लटकने दिया? जो एसिड अटैकर थे ना, उन पे कोई दया नहीं की जानी चाहिए। आपने केस को इतना लंबा खींच दिया, ये तो उनके ऊपर दया करने के समान है। पूरे सिस्टम को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सीजीआई ने ना इवन रजिस्ट्रार जनरल को ऑर्डर दिया, हमें सारे पेंडिंग केसेस का डेटा चाहिए। मतलब जितने भी एसिड अटैक से संबंधित पेंडिंग केसेस है ना, सबका डेटा निकलवाओ। तो ये देखो बहुत बढ़िया किया सीजीआई ने, और ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। कोर्ट अब देखो एक्टिव मोड में है। शाहीन मलिक देखो आज चुप नहीं बैठी हैं, उन्होंने एक एनजीओ ओपन करके रखा है। उस एनजीओ का नाम है ब्रेव सोल्स। उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की। उनकी जो डिमांड थी पीआईएल में बहुत यूनिक और लॉजिकल थी। आप ध्यान से सुनना। उन्होंने देखो ये बोला कि ना जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स है ना, उनको 2016 का जो ये डिसेबिलिटी वाला एक्ट है ना, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इस एक्ट के तहत एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। मतलब एसिड अटैक सर्वाइवर्स को ना डिसेबल्ड माना जाए। क्यों? ताकि उन्हें ना रिजर्वेशन मिल सके और सरकारी मदद मिल सके। अब यहां पे देखो एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं। देखो जो एसिड अटैक्स है ना, वो सिर्फ थ्रो नहीं किए जाते। ऐसा नहीं होता कि मतलब सिर्फ कईयों के चेहरे पे एसिड फेंका जाता है। मैं आपको बताऊं, कई केसेस में तो जबरदस्ती एसिड जो है वो पिलाया जाता है, और इससे चेहरा नहीं जलता, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो जल जाते हैं। लेकिन सोसाइटी उन्हें विक्टिम नहीं मानती। क्यों? क्योंकि देखो जब एसिड जबरदस्ती पिलाया जाता है तो अंदर के जो जख्म है वो दिखते नहीं हैं। शाहीन ने यह कहा कि इन अटैक्स को भी, कि जब एसिड जबरदस्ती पिलाया जाता है, इनको भी आप इंक्लूड करो और इन केसेस को भी आप डिसेबिलिटी की तरह ट्रीट करो, चाहे पेन इंटरनल हो या फिर पेन एक्सटर्नल हो। लेकिन क्वेश्चन उठता है, सरकार क्या कहती है? सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने देखो ये बोला कि हम ना विक्टिम्स के साथ में हैं, और अटैकर्स जो हैं वो एसिड अटैक करके देखो बेरहमी शो करते हैं, तो सिस्टम को भी उनके ऊपर उतनी ही बेरहमी शो करनी चाहिए। लेकिन बाद में देखो सीजीआई का एक बड़ा सजेशन आया इस केस में। उन्होंने बोला आप अगर बोल रहे हो ये चीज तो ऑर्डिनेंस लेके आओ ना, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। आप बोल रहे हो सिस्टम को उतनी ही बेरहमी शो करनी चाहिए, तो आप ऑर्डिनेंस लेके आओ, स्पेशल कोर्ट्स बनाओ एसिड अटैक के केसेस को हैंडल करने के लिए। इन केसेस की डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश करो एसिड अटैक से संबंधित केसेस को टैकल करने के लिए। थोड़ा सा देखो, हम अगर बैकग्राउंड में चलें, ठीक है, मतलब अब इतना बढ़िया बढ़िया चीजें बोल रहे हैं सीजीआई, लेकिन इससे पहले भी देखो 2014 में एक केस सामने आया था। केस का नाम क्या था? लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अब इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। कोर्ट ने यह बोला था एसिड की जो ओपन सेल होती है ना, इस पे बैन लगाओ। एसिड बेचते वक्त बायर के लिए कंपलसरी हो कि जिसको आप एसिड बेच रहे हो उसकी आईडी लो। और एसिड अटैक से संबंधित केसेस में ना विक्टिम को 3 लाख का कंपनसेशन मिलना चाहिए। आज तो वो बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि 2014 का जजमेंट आज 2025 में है हम। और ये भी कहा था उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो फ्री फर्स्ट एड देंगे एसिड अटैक के केसेस को। लेकिन रियलिटी क्या है? एसिड आज भी देखो टॉयलेट क्लीनर के नाम पे बिकता है। इंप्लीमेंटेशन काफी ज्यादा वीक है और ग्राउंड रियलिटी बहुत ज्यादा डरावनी है। अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी राइटर बताते हैं। वो कहते हैं
देखो पहले ना आईपीसी जब था, इंडियन पिनल कोड, उस समय ना एसिड अटैक के केसेस में ना आईपीसी सेक्शन 326 ए और आईपीसी सेक्शन 326 बी लगता था। लेकिन अब आईपीसी नहीं है, अब भारतीय न्याय संहिता है। अब इसमें ना सेक्शन 124 लगता है। भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 24 जो है वो देखो एसिड अटैक से संबंधित केसेस को डील करता है। तो इन केसेस में मिनिमम पनिशमेंट 10 साल और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है। प्लस में फाइन उतना होना चाहिए जो विक्टिम के मेडिकल खर्चे कवर कर सके। ला देखो स्ट्रोंग है, इसमें डाउट नहीं है, ला स्ट्रोंग है सेक्शन 124 भारतीय न्याय संहिता का। बट देखो कन्विक्शन रेट बहुत कम है, गवाह डर जाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ढीली होती है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 का डेटा ये कहता है एक साल में ना 207 एसिड अटैक के केसेस रिपोर्ट हुए। ये तो रिपोर्ट हुए हैं, मतलब बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते ना। वेस्ट बंगाल टॉप पर है, वेस्ट बंगाल में 57 केसेस रजिस्टर हुए एसिड अटैक से संबंधित, यूपी में 31। वहां पे इसलिए क्योंकि वहां पे एसिड इजीली अवेलेबल हो जाता है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, लड़की ने रिजेक्ट किया तो चेहरा बिगाड़ दो। लॉ इन्फोर्समेंट कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत पुअर है, तो ये डेटा आप मेंस में यूज कर सकते हो। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं ये जो एसिड अटैक के केस है ना, इसे आप क्राइम मत समझो, ये जेंडर वायलेंस का सबसे भयानक रूप है। ये कोशिश होती है वुमन की आइडेंटिटी खत्म करने की कि आप उसका चेहरा बिगाड़ दो, समझ रहे हो। लेकिन 16 सालों का लंबा इंतजार बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एसिड अटैक से संबंधित, और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 6 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आएगा, सर इतना लेट डिस्कशन। देखो ये जो इंडिगो का पूरा क्राइसिस चल रहा है ना यार, मैं भी उसका विक्टिम हूँ। मुझे कल वापस आना था अमृतसर से और कल का डिस्कशन करना था, लेकिन सारी फ्लाइट्स ही कैंसिल हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट्स पे जितनी भी फ्लाइट्स आनी थी सब कैंसिल, मैं तो फंस गया।